ओके, क्लास कंटिन्यू करते हैं। मीन वाले काम ये करें कि एक मैसेज कर दें ग्रुप पे कि ज्वाइन कर लें स्टूडेंट्स। जस्ट 20 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है मीटिंग ना, तो एक मैसेज कर दें कि क्लास स्टार्ट हो गई है, मीटिंग रिज्वाइन कर लें। ओके, एक्सरसाइज नंबर 2 देख रहे थे हम, ये एक्सरसाइज नंबर 2 देख लें। इसको जरा मुझे डिस्क्रिप्शन को एलिमेंट से कंपेयर करके बता दें। टू रिफाइन अ मॉडल इज द गोल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनर, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट एंड डेवलपर। कौन हमारे डिजाइन को रिफाइन कर रहा होगा? ये भी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। Concept of design. The goal of design is to define a model with the intention of developing a design model that will allow transition to the coding phase. To define a model is the goal of ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड design. To define a model is the goal of design. In designs we adopt to, जब हम डिजाइन कर रहे होते हैं तो हम क्या अडॉप्ट कर रहे होते हैं? डिप्लॉयमेंट। इम्प्लीमेंटेशन एनवायरनमेंट इज द एनवायरनमेंट ऑफ डेवलपर। डेवलपर वो होते हैं जब आपका कोड इम्प्लीमेंटेशन मतलब डिजाइन कंप्लीट हो गया, अब आपने इम्प्लीमेंट करना है, तो वो किसका एनवायरनमेंट होगा? डेवलपर का। टू रिफाइन अ मॉडल इज द गोल ऑफ डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एनवायरनमेंट इज द एनवायरनमेंट ऑफ डेवलपर। इन डिजाइन वी अडॉप्ट टू इम्प्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट। जो चीजें हमने डिजाइन की होती हैं उसको हम कहाँ अडॉप्ट करते हैं? इम्प्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट फेज में। यानी कि जो चीजें हमने डिजाइन फेज में कंप्लीट की हैं वो कहाँ अडॉप्ट होती हैं? इम्प्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट फेज में। डिजाइनिंग रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप को डिजाइन करना किसका टास्क होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनर का। ये जो हमने यहाँ भी पढ़ा था। एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन एनालिसिस एंड डिजाइन, describing interaction between the objects, how these objects will interact with each other। तो ये किसका टास्क है हमारे पास? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनर का, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की चीजों को मैप कर रहा होता है कि रियल वर्ल्ड सिनेरियोस क्या है और उसके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा हमारे पास। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है इसमें हमें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस मॉडल्स अ प्रॉब्लम डोमेन बाय डेवलपिंग एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डोमेन। इज इट ट्रू और नॉट? जी क्लास, इज इट ट्रू और नॉट? समझ ही नहीं आई। देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस हम कर रहे होते हैं तो उसकी मॉडलिंग प्रॉब्लम डोमेन को माइंड में रखते हुए, यानी कि जो हमारी प्रॉब्लम डोमेन है, जैसे हमने बुक की एग्जांपल रखी थी, तो जब प्रॉब्लम डोमेन को आइडेंटिफाई करके हम एनालिसिस मॉडल जो हमारा होता है वो क्या हमें कहाँ लीड कर रहा होता है? टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डोमेन। यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डोमेन को माइंड में रखते हुए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास ट्रू है। ट्रू है। ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड सिनेरियो, हम ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या होती है हमारे पास? ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन मींस कि हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो को माइंड में रखते हैं कि रियल वर्ल्ड में ये एप्लीकेशन कैसे वर्क करेगी, उसी की बेसिस में हम ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं।
सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डोमेन को माइंड में रखते हुए ही हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं. ओनली वन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट इज मेंटेन इन OAuth. नॉट ट्रू. ठीक है, कोई एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट पे हम काम नहीं कर रहे होते. ठीक है, हमारे पास डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होती हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन होती है. सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS होती है, सॉफ्टवेयर रिव्यू डॉक्यूमेंट होती है, BPR होता है, बिजनेस प्रोसेस रिव्यू. तो बहुत मल्टीपल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम मेंटेन कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन में. देयर इज क्लियर अ डिवाइडिंग लाइन बिटवीन एनालिसिस एंड डिजाइन फेज. मींस क्लियर लाइन है कि ये एनालिसिस है और ये डिजाइन है. नॉट ट्रू. क्योंकि हम देखें यहाँ पे जो हमने एक्टिविटीज देखी हैं वो हमने साथ में ही देखी हैं. एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन एनालिसिस एंड डिजाइन फेज. इसमें कहीं नहीं बताया कि ये वाले काम हम एनालिसिस में करेंगे और ये वाले काम हम डिजाइन में करेंगे. तो दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, कोरिलेटेड है. ठीक है, हम एक थिन लाइन नहीं बता सकते कि ये एनालिसिस है एंड ये डिजाइन है. हाँ, हम ये तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एनालिसिस में हम ये टास्क कर रहे होते हैं और डिजाइन में हम ये कर रहे होते हैं, लेकिन हम एक्सप्लिसिटली नहीं कह सकते कि ये एनालिसिस है और ये डिजाइन है. हम कह रहे होते हैं एनालिसिस एंड डिजाइन, यानी कि एक ही उसके अंदर हम ये डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं. ठीक है, द एनालिसिस एंड डिजाइन फेज आर क्लोजली रिलेटेड. ट्रू, आपस में रिलेटेड हैं. पहले एनालिसिस कंप्लीट होगा फिर हम डिजाइन करेंगे, लेकिन इनकी एक्टिविटीज कभी कभार एक दूसरे को ओवरलैप भी कर रही होती हैं. तो अगेन वही चीज कि एक बिल्कुल कोई थिन लाइन नहीं है कि ये एनालिसिस है और ये डिजाइन है. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज विजुअल मॉडलिंग. विजुअल मॉडलिंग मींस विजुअलाइज करना चीजों को. विजुअलाइजेशन इज दैट ओके. सो हमारे पास विजुअल मॉडलिंग बेसिकली क्या है कि हम मॉडल्स बना के चीज़ों को विजुअलाइज करें. ठीक है, अगर आपने देखा हो कि जब कोई नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है, कोई नया मॉडल जनरेट, तो पहले उसका एक 3D मॉडल या पहले उसका आर्किटेक्चर डिजाइन होता है. ठीक है, एक्चुअल बिल्डिंग खड़े होने से पहले उसका एक मॉडल जनरेट होता है. ठीक है, अब तो 3D मॉडल भी आ रहे हैं. तो वो मॉडल क्या कर रहा होता है, वो मॉडल हेल्प आउट कर रहा होता है कि किस तरीके से आपने जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है उसका एक फिजिक आपने एक मॉडल बना के दिखा दिया, एक रिप्रेजेंटेशन दिखा दी कि इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगी. अ मॉडल इज अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ रियलिटी. रियलिटी में जो चीज बनेगी उसको हमने सिंप्लीफाई करके एक रफ सा आइडिया दिखा दिया. A model provides the blueprints of a system and may encompass detailed plans of the system under consideration. ठीक है, जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं उसके डिटेल प्लान हमें जो है वो हमारा मॉडल प्रोवाइड कर रहा होता है. बेसिकली जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं उसका एक ऑब्जेक्ट है, उसकी एक प्रोटोटाइपिंग होता है कि ये चीज जो है ये जो बनेगी फाइनल वो इस तरीके से बनेगी. तो एक्चुअल चीज बनाने से पहले हमने उसका एक मॉडल जनरेट कर दिया, एक ऐसा मॉडल जिसको आप विजुअलाइज कर सकें, जिसको देख सकें, जिसको सम अप कर सकें, जिसमें अपने आउटपुट बता सकें या इसको फर्दर मॉडिफाई कर सकें कि ये चीज अगर ऐसे नहीं तो ऐसे हो सकती है. मॉडल्स आर यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग. मॉडल्स पे हम काम क्यों कर रहे होते हैं या विजुअलाइजेशन क्यों कर रहे होते हैं हम, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं उसकी विजुअलाइज मॉडलिंग. जैसे हम कोई सिस्टम बनाने जा रहे थे उससे पहले उसकी प्रोटोटाइपिंग कर ली, तो वो प्रोटोटाइपिंग हमें रिक्वायरमेंट को प्रॉपर्ली गैदर करने में भी हेल्प आउट करी होगी कि जो एक्चुअल सिस्टम बनेगा उसमें ये फीचर भी होना चाहिए, उसमें ये भी. तो वो जब चीजें एक्सप्लिसिटली जबानी कलामी बताने से ज्यादा अच्छा कि अगर आपके पास एक मॉडल हो, एक प्रोटोटाइपिंग हो, एक रफ सा सिस्टम हो जो फ्रंट एंड पे तो सारा काम करो, बैक एंड पे कोड ना हो, लेकिन फ्रंट एंड पे काम करो जिसकी बेसिस पे आप डिटरमाइन कर सकें कि वो कैसे काम करेगा. तो मॉडल्स आर यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम इटसेल्फ. रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, उस मॉडल को देख के आप रिक्वायरमेंट को गैदर कर सकते हैं.
कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स, यू कैन कम्युनिकेट विद कस्टमर्स। आप कहें कि हमने एक प्रोटोटाइपिंग बनाई है, आप उस प्रोटोटाइपिंग को देखें, इसमें आपका जो फीडबैक है, जो आप और रिक्वायरमेंट देना चाह रहे हैं, मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, आप कर दें। डोमेन एक्सपर्ट्स भी होते हैं वहाँ पे, जो अपनी एक्सपर्टीज और नॉलेज की बेसिस पे आपको बता देते हैं कि यहाँ पे इस फीचर में आप ये चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। मतलब वो एक प्रोटोटाइपिंग है, हम उसको ये कंसीडर कर रहे हैं कि एक्चुअल सिस्टम जो बनेगा वो इसी तरीके से रन होगा। तो उस प्रोटोटाइपिंग में हर कोई अपना एक जो है वो इनपुट दे रहा होता है। कस्टमर्स भी होते हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स भी होते हैं, डिजाइनर्स भी होते हैं, एनालिस्ट भी होते हैं, हर कोई अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड उसमें आउटपुट दे रहा होता है। तो आप रिक्वायरमेंट्स को और प्रॉपर ज्यादा बेटर तरीके से गैदर कर सकते हैं। प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंटेशन, उस प्रोटोटाइपिंग को देखकर आप इजीली डॉक्यूमेंट कर सकते हैं कि फीचर्स क्या होंगे, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी। डिजाइनिंग प्रोग्राम्स, उनको देखकर आप प्रोग्राम डिजाइन करें और डेटाबेसेस डिजाइन करें। ठीक है, अब जब हम मॉडल की बात कर रहे हैं, सो मॉडल में बी स्ट्रक्चरल emphasizing the organization of the system, or it may be behavioral emphasizing the dynamics of the system। जब हम मॉडल की बात कर रहे थे तो हमारे पास दो टाइप के मॉडल होते हैं, एक स्ट्रक्चरल मॉडल और एक बिहेवियर मॉडल। स्ट्रक्चरल मॉडल इस तरीके से होता है, लाइक जैसे हमने कोई फ्लो चार्ट बना दिया, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर के पहले हमारे पास सी होंगे, या अगर हमने अपने एलएमएस का हमने क्या किया, एलएमएस का हमने एक स्ट्रक्चर ऑर्डर बना दिया, पहले लॉगिन होगा, लॉगिन होने के बाद फिर क्या होगा, हमारे पास नेक्स्ट पेज डैशबोर्ड व्यू होगा, डैशबोर्ड के बाद दूसरी चीज क्या होगी, ठीक है। तो उसमें हमने क्या कहा कि हमारे पास डिफरेंट पैनल्स होंगे, एक टीचर पैनल होगा, एक स्टूडेंट पैनल होगा। लॉगिन के बाद तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो मॉडलिंग है कि हमने अपने सिस्टम को स्ट्रक्चरल मॉडल जनरेट किया है। बिहेवियर मॉडल क्या होगा, एम्फसाइजिंग द डायनेमिक्स ऑफ द सिस्टम। डायनेमिक ऑफ द सिस्टम, यूजर ने लॉगिन किया, अगर लॉगिन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो दोबारा से एंटर करने को कहेगा लॉगिन आईडी और पासवर्ड। उसके बाद आगे गया, अगर वो टीचर होगा, मतलब वो पूरा का पूरा बिहेवियर बता रहे हैं, अगर तो वो यूजर नेम और पासवर्ड उस पर टीचर के इक्विवेलेंट होगा तो उसको टीचर का डैशबोर्ड व्यू होगा। अगर स्टूडेंट है तो उसको उसके कोर्सेज भी होंगे, वो अपने कोर्सेज पे क्या क्या चीजें कर सकता है। he can check the course page, he can view the visit the course page, he can download the assignment questions, lecture slides, can view the recorded lecture links। ठीक है, वो सारे मटेरियल व्यू कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है। टीचर क्या कर सकता है, कैन क्रिएट असाइनमेंट, कैन क्रिएट ग्रेडिंग कर सकता है। उसके अलावा फाइल्स अपलोड कर सकता है, लेक्चर अपलोड कर सकता है, अपने पास डाउनलोड भी कर सकता है। ठीक है, स्टूडेंट को नोटिफाई कर सकता है, मैसेज सेंड कर सकता है। तो उससे रिलेटेड सारे बिहेवियर, ये क्या है, बिहेवियर मॉडलिंग है कि हमने बिहेवियर्स के तौर पे बता दिया कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा फिर क्या होगा, क्या क्या ऑप्शंस परफॉर्म हो सकते हैं। एक रूल यहाँ पे यूज होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर रूल। डिवाइड एंड कॉन्कर रूल में क्या होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को मॉड्यूल्स में डिवाइड करके फिर वन बाय वन उसको एनालिसिस और डिजाइन करके इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। Through modeling, the problem being studied is narrowed by focusing on only one aspect at a system। हमने अपनी एप्लीकेशन को मॉड्यूल्स में, चंक्स में ब्रेक कर दिया, और चंक्स में ब्रेक करने के बाद हम एट अ टाइम एक ही मॉड्यूल पे फोकस करें, पूरे सिस्टम पे एट अ टाइम फोकस नहीं करें। एक मॉड्यूल, या लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि अगर मेरे पास जो है वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसमें बुक एंड अपॉइंटमेंट एक मॉड्यूल है, सर्च और डॉक्टर एक मॉड्यूल है, बिलिंग वगैरह वो एक मॉड्यूल है, रूम की रजिस्ट्रेशन पेमेंट वगैरह वो एक मॉड्यूल है। तो हम सारे के सारे सिस्टम की एक साथ मॉडलिंग करने के बजाय हमने एक मॉड्यूल चूज किया, लेट्स सपोज बुक एंड अपॉइंटमेंट, उसी के सारे सिनेरियोस को माइंड में रखा, एनालिसिस किया, डिजाइन किया और उसका एक मॉडल जनरेट कर दिया।
मैम मगर इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा? तो देखो मैं टाइम लगेगा, मॉडलिंग करने ये में। क्वेश्चन है, ये जो है ना हमेशा क्वेश्चन रेज होता है कि जब हम इतना ज्यादा एनालिसिस और डिजाइन पे फोकस करें, क्योंकि अगर आप एनालिसिस और डिजाइन निकाल दें और आप डायरेक्ट कोडिंग पे काम करें तो ओवरऑल जो आपने अगर शायद कभी पढ़ा हो कि सॉफ्टवेयर की जो सबसे ज्यादा कॉस्ट होती है वो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, और वो ऑनगोइंग कॉस्ट होती है, मतलब कभी खत्म ना होने वाली। एक प्रॉब्लम फिक्स किया, प्रॉपर डिजाइन नहीं था, वो प्रॉब्लम तो फिक्स हो गया लेकिन उसका इफेक्ट किसी और फीचर पे आ गया, कोई और फंक्शनैलिटी प्रॉपर काम नहीं करी, उसको मेंटेन किया, उसका इफेक्ट किसी और पे चला गया। तो जब मेंटेनेंस में इतना टाइम लग रहा है, इट मींस डिजाइन प्रॉपर नहीं है। जब डिजाइन प्रॉपर होगा तो मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी, स्टार्ट में एफर्ट करने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा, टाइम भी लगेगा, कॉस्ट भी लगेगी, एफर्ट भी लगेंगे, लेकिन स्टार्ट में आप एक दफा, जैसे कहते हैं ना कि आपकी जो है वो फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अगर वंस आपने फाउंडेशन पे फोकस कर लिया, एनालिसिस एंड डिजाइन पे, वो स्ट्रांग हो गया, तो आगे मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत मिनिमम हो जाएगी। और रीवर्क की जो कॉस्ट है, क्योंकि एक दफा आपने काम कर दिया, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, उसको रीवर्क कर रहे हैं, तो रीवर्क की कॉस्ट हमेशा ज्यादा होती है। तो आप ये कोशिश करें कि हम एक ही दफा काम करें, ऐसा काम करें कि क्वालिटी काम करें, चाहे स्टार्ट पे उस पर एफर्ट ज्यादा लगे जो लगते हैं, लेकिन अगर आपको क्वालिटी चीज चाहिए तो आप उस पर फोकस करें, थ्रू आउट ऐसी चीज डिजाइन करें कि आपकी जिसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो स्ट्रांग हो, वो जितने स्ट्रांग होंगे तो आगे जाके आप कुछ भी चेंजेस करना चाहें आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव। टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन क्वालिटी भी अचीव होगी साथ साथ। ठीक है, डिवाइड एंड कनकर क्या कह रहा है कि हम जो है लेट सपोज बाइसाइकिल, इन्होंने एक एग्जांपल लिए और बाइसाइकिल के एक एक कंपोनेंट को अलग अलग ब्रेक कर दिया। सो एट अ टाइम हम एक ही ऑब्जेक्ट पे, एक ही एट्रीब्यूट पे फोकस कर रहे हैं, ओनली वन एस्पेक्ट एट अ टाइम। ठीक है, इसको भी जरा मैच करके बता दें। ए किससे कनेक्ट होता हुआ लग रहा है आपको? अ मॉडल इज Miss अ two से सिंपलीफिकेशन ऑफ, Miss two से visualize a system. अ मॉडल इज अ सिंपलीफिकेशन ऑफ, नहीं, अ मॉडल इज अ सिंपलीफिकेशन ऑफ रियलिटी। अभी नंबर पढ़ा ना 4। पॉइंट, ए का 3 है। अ मॉडल इज अ सिंपलीफिकेशन ऑफ रियलिटी, जो चीज एक्चुअल में बनेगी, मॉडल उसको सिंपलीफाइड वर्जन है। अभी पढ़ा नहीं हमने, कहाँ पढ़ा? मैम अ बी मॉडल टू। इज अ सिंपलीफिकेशन ऑफ रियलिटी। ठीक है, मॉडल फैसिलिटेट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ System to be developed. सिस्टम टू बी डेवलप। ठीक है, जो सिस्टम हमने डेवलप करना है उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। इन मॉडलिंग द अप्रोच यूज इज डिवाइड डिवाइड एंड रूल। ठीक है, डिवाइड एंड रूल हम टेक्निक यूज कर रहे होते हैं जब सिस्टम की मॉडलिंग कर रहे होते हैं। मॉडल हेल्प्स टू विजुअलाइज अ सिस्टम। ठीक है, जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं उसकी विजुअलाइजेशन करने में हमें हेल्प आउट कर रहा होता है। ठीक है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज यूएमएल। यूएमएल क्या होती है, इसको जरा, ये जो डेफिनेशन है इसको जरा गो थ्रू करें, फिर मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ।
जी क्या समझ में आया इन 2 पैरास को पढ़ के? जी क्लास, ठीक है। हम जो विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि हम सॉफ्टवेयर को विजुअलाइज करें थ्रू डिफरेंट मॉडलिंग टेक्निक्स, तो वो मॉडलिंग टेक्निक्स हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? यूएमएल। यूएमएल बेसिकली एक मॉडलिंग लैंग्वेज है, जिस तरह हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर और इस तरीके से। तो यूएमएल बेसिकली एक मॉडलिंग लैंग्वेज है जो सॉफ्टवेयर को विजुअलाइज करने में हेल्प आउट कर रही होती है। is a standardized general purpose modeling language in the field of software engineering. The standard is managed and was created by the object management group. ठीक है, डिफरेंट डेवलपर्स ने मिलके यूएमएल एक लैंग्वेज डिजाइन की जिसमें डिफरेंट सेट ऑफ डायग्राम्स है जो कि सॉफ्टवेयर की मॉडलिंग करने के लिए आपको हेल्प आउट कर रहा होगा। सॉफ्टवेयर मॉडलिंग की लैंग्वेज है, हम इसको सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज तो नहीं कह रहे। सॉफ्टवेयर की विजुअलाइजेशन करने के लिए हम यूएमएल के डिफरेंट डायग्राम्स यूज कर सकते हैं सो दैट हम उस सॉफ्टवेयर को विजुअलाइज कर सकें। The unified modeling language is used to specify, visualize, modify, construct, and document the artifacts of an object-oriented software-intensive system under development. ठीक है, सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन देने के लिए, सॉफ्टवेयर को विजुअलाइज करने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए और सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्ट करने के लिए और साथ साथ डॉक्यूमेंट करने के लिए भी हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड सिस्टम अंडर डेवलपमेंट के लिए एक मॉडलिंग लैंग्वेज यूज होती है कि जो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड सॉफ्टवेयर आप डिजाइन करने जा रहे हैं, डेवलप करने जा रहे हैं, उसकी मॉडलिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ यूएमएल क्या है? पॉपुलर मॉडलिंग टूल्स इन 1990s से स्टार्ट हुआ है कि हमारे पास कोई ना कोई मॉडलिंग लैंग्वेज होनी चाहिए सॉफ्टवेयर को विजुअलाइज करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो उसमें हमारे पास OMT वाज सॉल्यूशन, जो कि जिसमें स्ट्रिंग पे काम हो रहा होता था एनालिसिस में, वीकर इन डिजाइन, यानी कि स्ट्रिंग इन एनालिसिस। एनालिसिस में आप स्ट्रिंग या टेक्सचुअल फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और डिजाइन उसका वीक है, इतना ज्यादा बेटर डिजाइन नहीं था, डिजाइन में प्रॉब्लम थी। फिर बूच ने जो है अपना एक मॉडलिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की जो कि डिजाइन में स्ट्रॉन्ग थी बट एनालिसिस में वीक थी, मतलब कोई ना कोई लिमिटेशन रह रही थी, एक चीज स्ट्रॉन्ग थी तो दूसरी वीक थी। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमारे पास OOSE ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, स्ट्रॉन्ग इन बिहेवियर एनालिसिस एंड वीकर इन अदर एरियाज, मतलब बिहेवियर बेस्ड एनालिसिस आपने करना था उसमें तो स्ट्रॉन्ग थी लेकिन बाकी और एरियाज में वीक थी। तो यूएमएल की हिस्ट्री क्या हुई कि डिफरेंट नोटेशंस, कंफ्यूजन थी कि हम क्या यूज करें क्या या ना यूज करें। अगर हम एनालिसिस के लिए OMT यूज करते हैं तो बूच हम यूज कर सकते हैं डिजाइन के लिए, लेकिन OMT के कुछ अपने स्ट्रिंग सिंबल्स थे और बूच के कुछ अपने सिंबल से डिफरेंट अलग अलग नोटेशन थी क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि क्यों ना हम एक ऐसा जो है वो प्लेटफॉर्म दें जिसमें सब चीजें स्ट्रॉन्ग हो और एक ही सिंपल नोटेशन हो सबके लिए। जैसे स्टेरियोटाइप की हम बात करें तो स्टेरियोटाइप की डेफिनेशन सबके लिए सेम हो, चाहे क्लास डायग्राम में स्टेरियोटाइप हो, पैकेज डायग्राम में उसकी मीनिंग एक हो, ऐसा ना हो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं तो मीनिंग भी चेंज हो जाए। UML represents the unification of the Booch, OMT, and object-tree notation as well as the best ideas from a number of other methodologies as shown in figure. So UML का आइडिया कहाँ से आया? जो पुराने प्रीवियस मॉडल्स है जिनमें किसी में कोई लिमिटेशन थी, किसी का कोई चीज पॉइंट वीक था, कुछ स्ट्रॉन्ग था, तो उन सबको कंबाइन करके एक फॉर्मुलेटेड मॉडलिंग लैंग्वेज जनरेट हुई जो कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज थी, जिसमें रैम्बव के भी जो है चीजें थी, जैकबसन, मेयर, हेरल। हेरल में स्टेट चार्ट्स होते हैं, मेयर में प्री एंड पोस्ट कंडीशंस रहती हैं कि अगर इस स्टेट से पहले की क्या कंडीशन है, ये कंडीशन परफॉर्म होगी तो ये स्टेट चेंज होगा।
ठीक है, वर्क ब्लॉक में रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि हर ऑब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, CRC कार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्यूजन में हमारे पास क्या था, ऑपरेशन डिस्क्रिप्शन एंड मैसेज नंबरिंग, कौन कौन से मैसेजेस हैं, यानी कि जो मेथड्स हैं ऑपरेशंस हैं उनकी नंबरिंग क्या है। डिफरेंट मॉडल से हर मॉडल की कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, तो उन सबको कंबाइन करके एक नई मॉडलिंग लैंग्वेज डिजाइन की गई जिसका नाम है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, जो सबके एडवांटेजेस को, जो जिनके लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उन सबको कंबाइन करके एक नई मॉडलिंग लैंग्वेज जनरेट हो गई हमारे पास। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सी डायग्राम्स आती हैं ये देख लेते हैं हम। ठीक है, UML is basically divided into two broader categories, structure diagram and behavior diagrams। ठीक है, स्ट्रक्चर डायग्राम में हमारे पास क्या चीजें आती हैं, क्लास डायग्राम, ठीक है, स्ट्रक्चर डायग्राम जो सिस्टम का स्ट्रक्चर व्यू बता रही होंगी, और बिहेवियर डायग्राम जो सिस्टम का बिहेवियर बता रही होंगी इन टर्म्स ऑफ एक्शन, कि क्या एक्शंस परफॉर्म होते हैं जिसकी बेसिस पे सिस्टम किस तरीके से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर डायग्राम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम, जिसमें हमारे पास क्लास डायग्राम, जो हम क्लास डायग्राम बनाते हैं, जो आपने ऊप में भी पढ़ी होगी, इज एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर डायग्राम ऑफ UML डायग्राम्स। कंपोनेंट डायग्राम है, ऑब्जेक्ट डायग्राम्स हैं, प्रोफाइल डायग्राम्स है, कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम है, डिप्लॉयमेंट डायग्राम है, पैकेज डायग्राम है। ठीक है, बिहेवियरल डायग्राम्स के अंदर हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम आएगी, जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये एक्शन परफॉर्म होगा तो क्या होगा। जैसे फ्लो चार्ट होता है, फ्लो चार्ट भी क्या बता रहा होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ जाएगा, ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ जाएगा। मींस सिनेरियो की बेस पे हमें स्ट्रक्चर बता रहे हो एप्लीकेशन का। और स्ट्रक्चर लाइक क्लास डायग्राम जो कि स्टैटिक व्यू है, और बिहेवियरल व्यू डायग्राम मींस डायनामिक व्यू। यूज केस डायग्राम, जैसे एक्टर्स हैं, एक्टर्स कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करें। कभी यूज केस डायग्राम देखी है आपने, कभी कुछ आइडिया हो, देखी हो कि ये यूज केस डायग्राम है। नो मिस। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे इस कोर्स में आराम से। ठीक है, यूज केस डायग्राम बेसिकली क्या बता रही होती है, डायनेमिक व्यू ऑफ सिस्टम। लेट सपोज जो आपका सिस्टम है जिसको आप डिजाइन करने जा रहे हैं, उसके आप पहले एक्टर्स आइडेंटिफाई करेंगे। लेट सपोज अगर मैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रही हूँ तो उसमें एडमिन होंगे, टीचर होंगे, स्टूडेंट होंगे, टीएस होंगे। ठीक है, सो दीज आर द एक्टर्स। और आप एक सिस्टम बाउंड्री बनाते हैं, और उस एक्टर्स को आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री यूज केसेस, सिस्टम की फंक्शनैलिटी होती है कि वो सिस्टम की बाउंड्री के अंदर कौन कौन से यूज केसेस परफॉर्म होंगे। और फिर उन फंक्शनैलिटी को आप उन एक्टर्स से लिंक कर रहे होते हैं कि कौन कौन से एक्टर्स कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे लॉगिन होगा, तो लॉगिन एक यूज केस है, तो वो लॉगिन एडमिन भी कर रहा होगा, टीचर भी कर रहा होगा, स्टूडेंट भी कर रहा होगा, टीए भी कर रहा होगा, तो वो यूज केस सबसे कनेक्टेड होगा। और लॉगिन अगर वो रजिस्टर्ड यूजर नहीं है तो पहले उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, सो रजिस्ट्रेशन इज अनदर यूज केस, वो भी तमाम रो एक्टर्स परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, फिर अपलोड कोर्स मटेरियल, सो अपलोड कौन कर सकता है, टीचर या टीचिंग असिस्टेंट लैब से रिलेटेड। व्यू असाइनमेंट या व्यू कोर्स कंटेंट, व्यू कौन कर सकता है, स्टूडेंट। सो वो चीजें जो जो यूज केसेस हैं अकॉर्डिंग टू एक्टर्स कनेक्ट होती चली जाएंगी, तो हमारे पास बिहेवियरल व्यू ऑफ सिस्टम होगा, डायनामिक व्यू ऑफ द सिस्टम। देन वी हैव इंटरेक्शन डायग्राम। इंटरेक्शन डायग्राम जो है हमें सिस्टम का इंटरेक्शन बता रहे हो कि डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, इंटरेक्शन डायग्राम की फर्दर क्लासिफिकेशन है सीक्वेंस डायग्राम, कम्युनिकेशन डायग्राम, इंटरेक्शन ओवरव्यू डायग्राम एंड टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम में टाइम स्टैम्प होता है। एंड देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ बिहेवियरल डायग्राम व्हिच इज स्टेट मशीन डायग्राम। हम इस कोर्स में जिन डायग्राम्स पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे वो आप चाहें तो नोट कर लें, मैं यहाँ पे उसको हाईलाइट भी कर देती हूँ।
ठीक है, क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम भी हम शायद बस गो थ्रू करेंगे, उसका इतना ज्यादा यूज है, बस देखेंगे कि ऑब्जेक्ट डायग्राम बनती कैसे। पैकेज डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, यूज केस डायग्राम, स्टेट मशीन डायग्राम एंड सीक्वेंस डायग्राम। ठीक है, इन डायग्राम्स पे हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे और मैं भी आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपकी जो आप प्रोजेक्ट आएगा, प्रोजेक्ट के साथ उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एटलीस्ट ये डायग्राम जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी, यहाँ तक क्लास कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी? बाकी डायग्राम्स हम पढ़ेंगे जी जी जो बिल्कुल पढ़ेंगे, बाकी वन बाय वन सब पढ़ेंगे, केस स्टडी भी देखेंगे हम इन डायग्राम से रिलेटेड। ये मैम डायग्राम्स ही तो पढ़ेंगे। ये जो आपने ये हमें दिखाई है डायग्राम सारी, जी जो हम अपने प्रोजेक्ट पे बना के दिखाएंगे सेम इसी तरह जैसे स्ट्रक्चर डायग्राम है, बिहेवियर, उसके नीचे फिर एक्टिविटी, यूज केस, नहीं नहीं इसी नहीं, तरह सारी हमने बनानी। ये तो सिर्फ और सिर्फ हायरार्की है, ये तो हायरार्की है कि स्ट्रक्चर डायग्राम्स कौन सी हैं, बिहेवियर। अब हम वन बाय वन बनाएंगे, पहले हम यूज केस डायग्राम बनाएंगे, हम पढ़ेंगे यूज केस डायग्राम क्या होती है, कैसे बनती है, फिर हम एक्टिविटी डायग्राम पढ़ेंगे, फिर हम क्लास डायग्राम पढ़ेंगे, फिर हम ये अलग अलग डायग्राम्स हैं। ये तो सिंपल स्ट्रक्चर व्यू है कि ये डायग्राम्स है, इसकी सब डायग्राम्स है, ये सब डायग्राम्स है। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स, विद केस स्टडी एज वेल। ठीक है मैम। ठीक है, यूएमएल के डिफरेंट टूल्स भी अवेलेबल हैं। टूल्स मींस ये कि ऐसी चीजें कि आपको पेपर वर्क ना करना पड़े, थोड़ी बहुत चीजें बस ड्रैग एंड ड्रॉप हो और वो ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो विजुअलाइजेशन खुद से ही कर ले। लाइक आपने विजियो टूल का नाम सुना हो, माइक्रोसॉफ्ट विजियो। वो विजियो क्या परफॉर्म कर रहा होता है, ये कुछ डायग्राम्स की आपको फंक्शनैलिटी दे रहा होता है। स्टार यूएमएल, विजुअल पैराडिग्म, रैशनल रोज। ऑनलाइन जो टूल है वो lucidchart.com है। इसके अलावा अगर कोई और टूल भी आप यूज करना चाह रहे हैं जो आपको लग रहा है अवेलेबल है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल एक वो है कि दीज आर द मोस्ट कॉमन यूज टूल्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन वर्सेस स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिजाइन। Object oriented analysis expresses requirement and specification expressed as population of interacting objects of a system as opposed to the traditional data or functional view. इसका डिफरेंस बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने पीएफ और ऊप पढ़ा होगा। पीएफ वाज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ऑल्दो आपने सी शार्प में करी और सी शार्प ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला एलिमेंट आपने पीएफ में नहीं पढ़ा था। ठीक है, जबकि ऊप में आपने टोटल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड एप्लीकेशन पढ़ी होगी। ठीक है, जिसमें ऊप के डिफरेंट पिलर्स को इम्प्लीमेंट करके देखा होगा। जबकि पीएफ में क्या किया था, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग थी, सारा काम फंक्शंस या मेथड्स के थ्रू हो रहा था। एक मेन क्लास थी, उसके अंदर एक मेन मेथड था और बाकी सारे मेथड से, लेट सपोज अगर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया होगा तो उससे रिलेटेड मेथड्स होंगे और वो मेथड्स मेन से कॉल हो रहे हैं। अगर यूजर चॉइस ये है तो ये मेथड कॉल हो जाए, अगर यूजर ने ये ऑप्शन चूज किया है तो ये मेथड कॉल हो जाए। तो सारी चीजें फंक्शंस के थ्रू या मेथड्स के थ्रू हो रही थी। दैट वाज ट्रेडिशनल व्यू। और फंक्शनल व्यू, कि सारी चीजें मेथड्स के या फंक्शन के थ्रू हो रही थी। लेकिन वही चीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कैसे आई कि नाउ यू आर इंटरेक्टिंग विद द ऑब्जेक्ट। अगर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था तो उसमें बुक की एक क्लास होगी, बुक के सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया होगा तो टीचर की एक अलग क्लास होगी, स्टूडेंट की एक अलग क्लास होगी, कोर्स की एक अलग क्लास होगी और उनके बीच में आपस में इंटरेक्शंस बताए थे। ठीक है, तो ये दोनों किस तरीके से डिफरेंट है, सैड और वार्ड। सैड इज स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, जब आप स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे। ठीक है, सो जो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिजाइन मींस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पे एनालिसिस एंड डिजाइन कैसे होगा, उस पर सारा एम्फेसिस मेथड्स और फंक्शन पे होगा। और अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड
जब एनालिसिस और डिजाइन कर रहे होंगे तो सारा फोकस ऑब्जेक्ट्स पे होगा। ठीक है, इसलिए इन्होंने एक बहुत अच्छी एक एग्जांपल दिया, ये देखें, वार्ड एंड सेड। एक ही प्रोजेक्ट है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में बात करें तो उसका स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस डिजाइन क्या होगा कि हम स्ट्रक्चर बना लेंगे एप्लीकेशन का। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, लाइक वी हैव सेट की बात में करेंगे, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिजाइन। इसमें हमने एक मेन सिस्टम है हमारा लाइब्रेरी सिस्टम, इस सिस्टम को हमने मॉड्यूल्स में ब्रेक कर दिया, रिकॉर्ड लोन्स, एड रिसोर्स, रिपोर्ट फाइंड के कौन कौन, ये सारे मेथड्स के थ्रू ये काम हो रहे हैं। यही चीज अगर हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन में देखें तो उसमें हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे, कैटलॉग्स, लाइब्रेरियन, बुक, लाइब्रेरी। ठीक है, अब हम इन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स की भी फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे कि इनके एट्रीब्यूट क्या क्या होंगे और कौन कौन से मेथड्स परफॉर्म करेंगे। सेट में टोटल फोकस ही मेथड और फंक्शंस में है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन में हमारा फोकस क्या है, ऑब्जेक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन एंड देन हर वन बाय वन ऑब्जेक्ट की फिर फर्दर क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस डिवाइड एंड कॉन्क्योर एट द फंक्शनल लेवल, यानी कि आपने अपनी एप्लीकेशन को फंक्शंस की बेसिस पे डिवाइड कर दिया कि कौन कौन से मेथड्स हैं या कौन कौन से फंक्शंस हैं जो आपकी एप्लीकेशन परफॉर्म करेगी। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस क्या कर रही है, पार्टीशन कर रही है एट द लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे आप फंक्शन की बेसिस पे ब्रेकिंग कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में आप ऑब्जेक्ट की बेसिस पे ब्रेकिंग कर रहे हैं कि आइडेंटिफाई किया कि क्या एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे और उन ऑब्जेक्ट्स की क्लासिफिकेशन क्या होगी। की डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन। अच्छा, मीटिंग ये एंड होने वाली है, जैसे ही मीटिंग एंड हो जाए सेम मीटिंग आईडी पे फौरन ज्वाइन करेंगे और वो हमारा लास्ट सेशन होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर्ड के लिए हमारे पास SDLC मॉडल यूज हो रहा होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ट्रेडिशनल मॉडल, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत ओल्ड मेथोडोलॉजी है, ओल्ड स्ट्रेटेजी है, अब ज्यादातर काम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे हो रहा है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए जो मेथोडोलॉजी यूज होती है उसको हम आइटरेटिव या इंक्रीमेंटल मेथोडोलॉजी कह रहे हैं, एजाइल बेस्ड, एजाइल का नाम आपने शायद सुना हो। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का फोकस किसमें होगा, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिजाइन का फोकस किसमें होगा, प्रोसेसेस पे, या हाउ प्रोसेसेस आर फॉलो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फोकस होगा ऑब्जेक्ट्स पे, हाउ ऑब्जेक्ट परफॉर्म फंक्शनैलिटी, हाउ ऑब्जेक्ट परफॉर्म सर्टेन टास्क। रिस्क स्ट्रक्चर्ड में हाई होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में लो होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड में हम फंक्शंस पे फोकस कर रहे हैं एंड फंक्शंस एंड मेथड्स आर नॉट रिलायबल, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारा टोटल फोकस ऑब्जेक्ट्स पे होगा और वो ऑब्जेक्ट उसी सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स हैं जिसकी बेसिस पे हम सिस्टम की फंक्शनैलिटी डिफाइन कर रहे हैं, तो रिस्क इसका लो होगा। मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे फौरन ज्वाइन करेंगे। 4 बजे इस क्लास कब एंड होगी? बस लास्ट सेशन है, इसके बाद 15 to 20 मिनट्स का। मैम बज गए 4, ऑफ कर दें। ओके मैम। अटेंडेंस नहीं हुई रहने दूं, एब्सेंट मार्क कर दूं सेकंड सेशन में सबको? फर्स्ट वाली लगा दें सबकी। ऐसा नहीं होगा, फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चल रहा।